The Phantom's Tale presented। मेरा नाम अचिन है और मैं आपको एक ऐसी उड़ान के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। उस रात कुछ अजीब था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। घना अंधकार फैला हुआ था। न तारे न चांद, बस एक काला स्याह आकाश। ऐसा लग रहा था जैसे विमान किसी अनजाने शून्य में तैर रहा हो। कैबिन के अंदर भी कोई सामान्य हलचल नहीं थी। सब कुछ बहुत शांत था, अस्वाभाविक रूप से शांत। मैं अपनी सीट पर थोड़ा असहज होकर बैठा ही था कि एक आवाज़ ने मेरी सोच तोड़ दी। क्या मैं आपका टिकट देख सकती हूँ? फ्लाइट अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने वह टिकट उसे थमा दिया जो पिछले 1 घंटे से मेरे हाथों में ही था। उसने टिकट को देखा, फिर अपनी फाइल से एक कागज़ निकाला और उसे मेरे टिकट के बीच रख दिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो, उसने गर्मजोशी से कहा और टिकट मुझे लौटा दिया। मैंने टिकट वापस लिया और सीट ढूंढने से पहले उत्सुकता से उसके अंदर रखे कागज़ को देखा। अपनी सीट पर बैठने के बाद मैंने टिकट से वह मुड़ा हुआ कागज़ निकाला और टिकट को बैग में रख दिया। जैसे ही मैंने वह कागज़ खोला, मेरी सांस अटक गई। वह एक हाथ से लिखा नोट था। लिखावट हड़बड़ाई हुई लग रही थी, जैसे किसी ने जल्दी में लिखा हो। मैंने उस नोट को अब तक याद कर रखा है। उस कागज़ के टुकड़े में लिखा था, इस उड़ान में सुरक्षित रहने के नियम। नियम 1, इस कागज़ के बारे में किसी भी यात्री से बात मत करना। इस विमान में तुम अकेले इंसान हो। नियम 2, इस कागज़ को पढ़ने के बाद अपने फ़ोन का समय देखो। सारे नियम तुम्हारे फ़ोन के समय के हिसाब से काम करेंगे। नियम 3, उड़ान के पहले घंटे में किसी से बात मत करना। कुछ लोग कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करो। नियम 4, दूसरे घंटे में बात कर सकते हो, पर अगर कोई खिड़की का जिक्र करे तो किसी भी कीमत पर बाहर मत देखना। नियम 5, अगर बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे तो बिना देरी किए बाथरूम की ओर भागो। नियम 6, अगर तुम्हारी स्क्रीन काली हो जाए तो तुरंत नज़रें दूसरी ओर कर लो। स्क्रीन को घूरना मत। नियम 7, तीसरे घंटे में कैप्टन घोषणा करेंगे, जो कहा जाए वही करना। नियम 8, चौथे घंटे में अपनी सीट पर बिल्कुल मत बैठना। नियम 9, अगर आप चौथे घंटे के बाद भी बच जाते हैं तो आपको बाकी की उड़ान पीछा करने वाले से बचते हुए बितानी होगी। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीछा करने वाला कौन है। नियम 10, जब कैप्टन विमान उतरने की घोषणा करें, फौरन बाहर निकलने के दरवाजे की ओर बढ़ो और उसे खोल दो। नियम 11, बाहर सिर्फ अंधेरा शून्य होगा। बिना हिचक उसमें कूद जाना। मैंने वह नोट पढ़ा और हंस पड़ा। क्या यह किसी तरह का मजाक था? क्या हर यात्री को ऐसा नोट दिया गया है, या फिर मुझे ही किसी अजीब खेल का हिस्सा बना दिया गया? मैंने यह सब सोचते हुए फ़ोन निकाला और समय देखा। सुबह 7:13। यह उड़ान का पहला घंटा था। अचानक एक युवक मेरी सीट की तरफ आया और मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने यूं ही एक नज़र डाली। उसके हाथ में एक लैपटॉप बैग था। मन में सोचा, अच्छा है, लगता है काम में व्यस्त रहेगा और मुझे उड़ान के दौरान अकेला छोड़ देगा। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। चुपचाप सीट बेल्ट लगाई और सामने घूरता रहा, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। मैंने भी उसे अनदेखा किया
और अपने फ्लाइट कंसोल से खेलने लगा। कुछ लोग बस अकेले रहना पसंद करते हैं, मैंने खुद से कहा। जल्द ही कैप्टन ने घोषणा की। विमान उड़ान भरने वाला था। इंजन की गड़गड़ाहट से पूरा केबिन हिलने लगा। विमान तेजी से रनवे पर दौड़ा और फिर जी फोर्स ने मुझे सीट में धंसा दिया। कुछ ही क्षणों में हम हवा में थे। मुझे उड़ानों से आमतौर पर डर नहीं लगता, लेकिन टेक ऑफ के समय हमेशा थोड़ा घबराहट होती है। इस बार कुछ अलग था। पेट में अजीब सी मरोड़, माथे पर पसीना और दिल की धड़कन जैसे किसी अलार्म की तरह बज रही थी। मन में आवाज गूंज रही थी, तू खतरे में है, असली गंभीर खतरे में। लेकिन मैंने इसे मन का वहम समझा। शायद उस अजीब से नोट की वजह से घबरा गया था। तभी मेरे बगल में बैठे युवक ने अचानक मेरे कंधे पर थपथपाया। मैं ऐसे उछला जैसे करंट लग गया हो। उसका हाथ ठंडा था, बहुत ठंडा, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हाथ हो। मैं धीरे से उसकी तरफ पलटा। उसका चेहरा सही नहीं था। आपने कभी वो रोबोट देखे हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ तो ऐसा होता है जो हमें बेचैन कर देता है? बस वो चेहरा वैसा ही था। उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी थीं, पुतलियां फैलकर लगभग आंख की पूरी सतह पर फैली हुई। नाक थोड़ी टेढ़ी, जैसे ठीक जगह पर न हो। होंठ बेहद पतले और असामान्य रूप से लंबे। वो पूरी तरह नकली नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने मुंह खोला। आवाज सामान्य थी, इतनी सामान्य कि मुझे कुछ राहत सी महसूस हुई। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। अरे, क्या तुम हेडफोन पहनते हो? उसने पूछा। सवाल अजीब था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चौंकाने वाला हो। मैं जवाब देने ही वाला था कि उसने दूसरी बात कही, और तब मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसका दूसरा सवाल था, अगर मैं अभी तुम्हारा हाथ काट दूं तो कैसा लगेगा? ये बात जिस लहजे में कही गई थी वो सबसे डरावनी थी। बिल्कुल शांत, जैसे पूछ रहा हो, चाय लोगे या कॉफी? मैं पत्थर बन गया। नजरें नीचे गईं। मेरी मुट्ठी में अब भी वो नियमों वाला कागज था। नियम नंबर 1, इस शीट के बारे में किसी से बात ना करें। इस उड़ान में आप अकेले इंसान हैं। और मैं भूल चुका था। नियम 3 में लिखा था, पहले घंटे में किसी से बात मत करना, चाहे वो कुछ भी कहे। मैंने उस आदमी की ओर से ध्यान हटाने का फैसला किया। वो अजीब तो लग ही रहा था, लेकिन सच कहूं, मैंने उसे नजरअंदाज इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं शांत था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो नियमों की सूची मुझे अब सच लगने लगी थी। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर अपने बैग से लैपटॉप निकाला और उसमें कुछ काम करने लगा। मैंने चोरी छुपे उसकी स्क्रीन की ओर झांका, और जो देखा उससे मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज थी, मेरी एक तस्वीर, पूरी स्क्रीन पर फैली हुई, साफ ताजा ली गई तस्वीर, और कुछ नहीं। मैं अभी इसे ठीक से समझ ही रहा था कि मेरी नजर उसके कीबोर्ड पर गई। वो किसी आम कीबोर्ड जैसा नहीं था। अजीब आकार के बटन थे और उन पर अजनबी, अपरिचित से अक्षर खुदे हुए थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया की भाषा। वो आदमी बिना पलक झपकाए मेरी तस्वीर को देखता रहा, और तभी मेरे भीतर कुछ बदल गया। अब मुझे पूरा यकीन था कि वो नोट कोई मजाक नहीं था। तभी न जाने कहां से
एक फ्लाइट अटेंडेंट मेरे पास आई। उसने झुककर पूछा, सर, क्या यह आदमी आपको परेशान कर रहा है? हाँ, वो। मैं बोलने ही वाला था कि मेरी आवाज़ गले में अटक गई और फिर पूरे केबिन में मौजूद हर यात्री ने एक साथ मेरी ओर सिर घुमा दिया। उनके चेहरे मानव नहीं थे। उनकी लंबी पतली मुस्कानें धीरे धीरे फैलने लगीं और उनकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे। हर चेहरा जैसे पिघलता हुआ लग रहा था। हड्डियों की रचना तो इंसानी थी, पर भाव अमानवीय, बेजान पर घातक। मैं अपनी सीट में सिमट गया। केबिन, जो कुछ मिनट पहले एक सामान्य उड़ान था, अब किसी बुरे सपने से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। चारों ओर बैठे यात्री अब बिना इंसानी चेहरे के बस मुझे घूर रहे थे। मेरी आंखें उनसे मिली हुई थीं। उनकी आंखों में लाल आंसू बह रहे थे और होंठ इतनी चौड़ी मुस्कान में मुड़ गए थे जैसे जबड़ा फट गया हो। फ्लाइट अटेंडेंट जिसने मुझसे बात करी थी, वो भी अब वैसी ही थी। चेहरे पर वही मुस्कान, वही खून से लथपथ आंखें। मैं बैठा रहा, सांस रोके, मानो किसी भी पल वो सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस घूरते रहे। सेकंड बीते, मिनट बीत गए, लेकिन कोई हिला भी नहीं, कोई आवाज नहीं। केबिन जैसे एक शून्य में जम गया था। धीरे धीरे जब मेरे होश लौटे तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने पहला नियम तोड़ दिया था, लेकिन क्या अभी भी सब ठीक हो सकता है? तभी विमान के पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कप्तान की आवाज आई, देवियों और सज्जनों, हम एक अप्रत्याशित अशांति से गुजर रहे हैं, कृपया अपनी सीटों पर ही रहें। उसकी आवाज निराशाजनक रूप से भावहीन थी, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। उसका हर शब्द मेरी रीढ़ में ठंडक बनकर समा गया और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, सारे यात्री अपनी अपनी जगहों पर सामान्य रूप से बैठ गए, सामान्य हरकतें करने लगे। कोई किताब पढ़ने लगा, कोई स्क्रीन पर मूवी देखने लगा। केबिन एक बार फिर सामान्य लगने लगा और मैं सोचता रह गया, क्या मैंने सच में अभी अभी जागती आंखों एक बुरा सपना देखा था? जब मैंने फिर से उस युवक की ओर देखा तो समझ गया, यह सब अब भी खत्म नहीं हुआ है। उसका लैपटॉप अब भी वैसा ही था, अजीब, दूसरी दुनिया जैसे कीबोर्ड के साथ। और सबसे डरावनी बात, स्क्रीन पर अब भी मेरी वही तस्वीर थी, पूरी स्क्रीन में फैली, साफ, बिना धुंधलेपन के। वो उसे बिना पलक झपकाए घूरे जा रहा था और अपने एलियन जैसे कीबोर्ड पर टाइप करता जा रहा था। मैंने कांपते हाथों से नियमों की सूची फिर से निकाली। नियम 7, उड़ान के तीसरे घंटे के दौरान कैप्टन एक घोषणा करेंगे, निर्देशों का पालन करें। पर जब मैंने अपना फोन देखा तो चौंक गया। मैं अभी भी पहले घंटे में ही था। या तो मैंने नियम तोड़कर कुछ गड़बड़ कर दी थी, या फिर वो कागज सभी संभावनाओं को नहीं जानता था। मैंने अपने आप से कहा, उम्मीद है कि ये दूसरा वाला ही सच हो, वरना अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। तभी पूरे विमान में अचानक एक जोर का झटका लगा। मेरे विचार वहीं टूट गए। कैप्टन ने जिस अशांति का जिक्र किया था, वो कोई मामूली कंपन नहीं था। पूरा विमान जैसे किसी अनजानी ताकत से खींचा जा रहा था। मैंने याद किया
नियमों में दूसरे घंटे के अलावा खिड़की से देखने को मना नहीं किया गया था। अभी तो दूसरा घंटा शुरू ही नहीं हुआ था। मैंने धीरे से खिड़की का पर्दा उठाया और मेरी सांसें अटक गईं। खिड़की के बाहर कोई बादल, कोई आसमान नहीं था, बस एक गहरा काला शून्य, जैसे घने मखमल की चादर हो जो धीरे धीरे हिल रही हो। विमान की रोशनियां जब इस अंधेरे से टकराईं तो वो मरोड़ने लगीं, विकृत, अस्थिर, मानो प्रकाश भी डर गया हो। यह सिर्फ अंधकार नहीं था, यह गति कर रहा था, लहरों जैसे चल रहा था, जैसे कोई विशाल काले समुद्र की सतह। पर वो समुद्र ठोस नहीं, खालीपन से बना हो। मेरे मन में एक भयानक विचार आया, क्या हम किसी ब्लैक होल के भीतर हैं या किसी वर्म होल से गुजर रहे हैं? एक आम बोइंग विमान कैसे इस तरह की अंतरिक्ष विकृति में बिना नष्ट हुए बच सकता है? इसका कोई वैज्ञानिक जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने नज़र हटाने की कोशिश की, पर उस अंधेरे में कोई ताकत थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। बहुत मेहनत और इच्छा शक्ति से मैंने धीरे से खिड़की से नज़रें हटाईं। जब मैंने वापस केबिन की तरफ देखा, कोई भी अजीब नहीं लग रहा था। हर कोई सामान्य लगा, किताब पढ़ते, फिल्में देखते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने झट से अपना फ़ोन देखा और मेरी धड़कनें तेज हो गईं। शून्य में झांकते हुए एक पूरा घंटा बीत चुका था। मैं अब दूसरे घंटे में था। मैंने घबराकर फिर से नियम पढ़े। नियम 4, दूसरे घंटे के दौरान आप बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई खिड़की का जिक्र करे तो किसी भी हालत में खिड़की से बाहर मत देखना। बहुत देर हो चुकी थी। मैं देख चुका था। मेरा मन किसी से बात करने का नहीं था। मैं बस जानना चाहता था कि क्या अगला खतरा और भी बड़ा होगा। मैंने शौचालय जाने वाले नियम को भी फिर से देखा और फिर अपनी स्क्रीन की ओर झांका। मेरे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट कंसोल की स्क्रीन काली पड़ चुकी थी। सब कुछ अब थोड़ा सामान्य लगने लगा था। कम से कम अब तक जो कुछ देखा था उसे देखकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद सबसे बुरा हिस्सा मैं पार कर चुका हूं। इसने मुझे एक नई सोच दी कि हर नियम का पालन पूरी सख्ती से करो और शायद मैं इस उड़ान से जिंदा निकल सकूं। मैं जानता था कि तीसरे और चौथे घंटे में चीज़ें और भी बिगड़ेंगी, इसलिए सोचा अभी वॉशरूम चला जाऊं। मैं अपनी सीट से उठा और जैसे ही कुछ कदम बढ़ाए, एक महिला मेरे रास्ते में आ गई। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा घबराया हुआ। अरे, क्या तुम भी फंस गए हो? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या तुम्हें भी वो नियम मिले थे? हाँ, मैंने कहा, लेकिन मेरी शीट खो गई है। क्या मैं तुम्हारी पढ़ सकती हूँ? उसकी आवाज़ में उम्मीद थी। मैंने एक पल सोचा, फिर उसे कागज़ थमा दिया। कम से कम अब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं इस बुरे सपने में अकेला नहीं हूँ। उसने जल्दी जल्दी नियम पढ़े और कागज़ वापस कर दिया। मैं सरिता हूँ, उसने कहा। मेरा नाम अचिन है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मेरा मानना है कि इन नियमों को मानना ही एकमात्र रास्ता है, सरिता बोली। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मैंने सिर हिलाया। और ये जानकर अच्छा लगा कि इस विमान में मैं अकेला असली इंसान नहीं हूँ। बाकी लोग इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं लगते, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ था उसके व्यवहार में, शांति।
बहुत ज्यादा शांति, जैसे वो किसी डर का अभिनय कर रही हो। लेकिन मैंने इसे बस उसके तनाव का असर मान लिया। शायद तीसरे घंटे में अभी करीब आधा घंटा बाकी है, उसने धीरे से कहा। और तभी एक बच्चे की तेज चीख पूरे केबिन में गूंज उठी। सरिता ने बिना एक शब्द बोले मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वॉशरूम की तरफ भागे। हमने खुद को अंदर बंद कर लिया और बाहर से आती वो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें सुनते रहे। हर बीतते सेकंड के साथ वो आवाज और ज्यादा अमानवीय होती जा रही थी। फिर अचानक वो रोना तेज चीख में बदल गया, इतना ज्यादा तीव्र कि मेरे बाएं कान से खून बहने लगा। मैंने चौंक कर कान छुआ। चीख की तीव्रता ने मेरा कान फाड़ दिया था। लेकिन सरिता, वो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पूरी तरह शांत। शायद उस आवाज का असर हर किसी पर अलग होता था। कुछ मिनट बाद वो चीखें एकदम थम गईं और ठीक उसी समय तीसरा घंटा शुरू हुआ। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से फिर वही बेरंग भावशून्य आवाज गूंजी। देवियों और सज्जनों, कृपया विमान के आगे की ओर बढ़ें। पूरा केबिन शांत था, कोई हिला तक नहीं। मैंने सरिता की तरफ देखा, उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, एक संकेत। चलो। हम साथ साथ आगे बढ़े। हर यात्री हमें ऐसे बैठा मिला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने न आवाज सुनी न प्रतिक्रिया दी। विमान के अगले हिस्से में कॉकपिट का दरवाजा खुला था। मैंने झिझकते हुए भीतर झांका। सरिता ठीक मेरे पीछे थी और मैंने दो बातें देखीं। एक, कॉकपिट में कोई पायलट नहीं था। दूसरी, बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। हम बादलों के बीच नहीं उड़ रहे थे, हम किसी और दुनिया में थे। बाहर फैली थी लाल रंग की बंजर जमीन, फटी हुई धरती जहां से आग और लावा बह रहे थे। बैंगनी रंग के अजीब पेड़ इधर उधर फैले थे और हर जगह एक बंजर, ऊबड़ खाबड़, विकृत शांति थी। वो जमीन गैर आबाद नहीं थी। दूर दूर तक कंक्रीट की ऊंची इमारतें खड़ी थीं, मानो किसी और प्रजाति के लिए बनाए गए शहर हों। मैं सुन्न हो गया। ये कहाँ थे हम? कौन सी जगह थी ये? और तभी सरिता मेरे पीछे हंसने लगी और उसी पल सारी पहेली सुलझ गई। सरिता शुरू से ही कुछ अलग लग रही थी। उसे मेरे फोन का समय पता था, जबकि उसने कभी उसे देखा तक नहीं। विमान में गूंजती वो डरावनी, कान फाड़ देने वाली चीखें, जिनसे मेरा कान लहूलुहान हो गया था, उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह अजीब सी शांत थी, मानो उसे पहले से सब कुछ मालूम हो। फिर मुझे अचानक महसूस हुआ उसके नाखून मेरे कंधों में गहरे धंस रहे थे। सच्चाई सामने आ गई थी। नियमों की सूची मेरे किसी काम की नहीं रही। मैंने पहला नियम तोड़ दिया था और उसके बाद सब कुछ बदल गया था। समय, निर्देश, चेतावनियां अब कोई मायने नहीं रखते थे। सरिता मेरे और करीब झुकी। उसके नाखून अब मेरी जैकेट को चीरते हुए मेरी त्वचा में धंस चुके थे। उसने धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, मैं चेतना हूं। मेरे शरीर में ठंडी दहशत दौड़ गई। उसने मुझे धोखा दिया था।
मुझे कॉकपिट में फंसा लिया गया था और विमान किसी दूसरी ही दुनिया में बह रहा था। मेरी सोचने की शक्ति जवाब दे चुकी थी, लेकिन मेरा शरीर दौड़ने को तैयार था। डर और जिंदा रहने की चाह ने मुझे हिलने पर मजबूर कर दिया। अब जो सरिता मेरे सामने थी वो इंसान नहीं थी। उसका नकली चेहरा गिर चुका था। उसकी त्वचा अब सफ़ेद और बेजान चादर की तरह हो चुकी थी। उसकी उंगलियां अब पंजों जैसी थीं, लंबी, तीखी और पीली। उसका चेहरा किसी बुरे सपने जैसा दिख रहा था। आंखें, नाक और मुंह की जगह सिर्फ एक विकृत, डरावनी आकृति बची थी। मैंने डर से कांपते हुए उसे पूरी ताकत से धक्का दिया और उसकी पकड़ से निकलकर उसे कॉकपिट के पास धकेल दिया। फिर मैं भागने लगा। अगले 30 मिनट में मैं सिर्फ दौड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर, सीटों के नीचे छिपता रहा, उस चेतना से बचने की कोशिश करता रहा। और फिर जब मैं रुका और ऊपर देखा, विमान में अब कोई नहीं था, सिर्फ मैं और चेतना। मेरी सांसें तेज थीं, शरीर थककर चूर हो चुका था। तभी अचानक पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर कप्तान की आवाज गूंजी, हम अपने गंतव्य पर उतरने वाले हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट खोल लें। मैं स्तब्ध रह गया। कप्तान वापस आ गया था। चेतना ने मुझे एक आखिरी नजर से देखा, एक अजीब सी नजर जिसमें न गुस्सा था न करुणा। फिर वह धीरे धीरे विमान के पिछले हिस्से की तरफ चली गई और गायब हो गई। अब मैं पूरी तरह चुप था। थोड़ी देर बाद मैं विमान के सामने की ओर गया। कॉकपिट का दरवाजा खुला था। अंदर एक आदमी बैठा था, पीठ मेरी ओर किए हुए। वह शांति से विमान कंट्रोल कर रहा था, बिल्कुल आम आदमी की तरह। वह इतना सामान्य लग रहा था कि वह असामान्य लगा। लेकिन अब मैं जान चुका था, इस विमान में आखिरी इंसान जिसे मैं परेशान करना चाहता था वो था कप्तान। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, मैं दंग हो गया। मैंने उसे अपना सिर हल्का सा घुमाते देखा, बस इतना कि उसकी एक ठंडी सीधी नज़र मेरी आंखों से टकरा सके। मैं रुकने वाला नहीं था। लैंडिंग बेहद शांत थी, मगर कुछ अजीब था। वो निकास द्वार जिनसे निकलते वक्त आपातकालीन स्लाइड्स लगी थीं, कहीं नहीं जा रही थी। वहां कोई हवाई अड्डा नहीं था। विमान से बाहर निकलने से पहले मैंने जो कुछ भी खाने पीने लायक बचा था सब इकट्ठा कर लिया। कुछ लोग कह सकते हैं कि मुझे विमान के अंदर ही रहना चाहिए था, पर सवाल ये था, कब तक? दिन, हफ्ते? आखिरकार मैं भूख से मर जाता, और तब तक चेतना भी अंदर ही होती। बाहर की अनजान दुनिया में मरने का डर तो था, पर कम से कम वहां मुझे लड़ने का मौका था। मेरे सामने जो नज़ारा था वो किसी और ही दुनिया का लगता था। एक अनंत लाल रंग का रेगिस्तान फैला हुआ था, बीच बीच में कुछ बैंगनी पेड़, और दूर एक सुनसान कंक्रीट शहर के टूटे फूटे ढांचे। गर्मी की लहरें दूर तक हवा में कांप रही थीं। आकाश में 3 सूरज थे, हर एक अलग कोण से तपिश दे रहा था, और एक साथ उन तीनों की आग मेरी त्वचा को जला रही थी। कपड़े कुछ ही मिनटों में पसीने से भीग गए और मेरी त्वचा झुनझुनी से भर गई। जमीन सूखी और टूटी हुई थी, जैसे सदियों से पानी ना देखा हो। जगह जगह फटी सतह से लावा और गर्म चट्टानों की हल्की चमक उठ रही थी। ये जगह न सिर्फ गर्म और दुर्गम थी, बल्कि गलत लग रही थी, जैसे यहां इंसानों का कोई काम नहीं।
मुझे यकीन था अगर मैं जल्दी से कोई छाया या आश्रय न ढूंढता तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने अपने सामान वाला बैग उठाया और पास दिख रही उस कंक्रीट की बस्ती की ओर चल पड़ा। सिर्फ 10 मिनट की दूरी रही होगी, मगर वो 10 मिनट मुझे एक सदी जैसे लगे। हर कदम एक टॉर्चर था। धूप मेरी गर्दन और कानों के पीछे आग की तरह लग रही थी। सर चकराने लगा था, नजर धुंधली होने लगी थी। जैसे ही मेरा शरीर हार मानने को था, मैं एक ऊंची बिल्डिंग की छाया में लड़खड़ाकर गिर पड़ा। जमीन पर पड़े हुए भी वो जगह खुले रेगिस्तान से कहीं बेहतर लगी। मैंने एक पूरी बोतल पानी एक ही सांस में पी ली और बची हुई कुछ बूंदें चेहरे पर गिरा दी। थोड़ी राहत मिली, आंखें बंद होने लगीं। थकान मुझे जकड़ रही थी और तभी मैंने उसे देखा। एक लंबा आदमी काले सूट में। वो मेरे सामने खड़ा था, गर्मी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं, जैसे यह भयानक तापमान उसके लिए था ही नहीं। नर्क में स्वागत है, भटकी आत्मा, उसने सपाट और थकी हुई आवाज में कहा, मानो ये शब्द वह 1000 बार दोहरा चुका हो। उसने एक सलीकेदार काला सूट और टाई पहनी हुई थी। उसकी आंखों में कोई झलक, कोई भाव नहीं था। वह सिर्फ खड़ा था, जैसे मेरा इंतजार कर रहा हो। ना, नर्क, मैंने कांपती और सूखी आवाज में पूछा। मेरी आवाज जैसे गले से रगड़कर निकल रही थी। शायद गर्मी दिमाग पर चढ़ चुकी थी, पर मुझे अंदर ही अंदर एहसास था वह मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो सच बोल रहा था तो अब तक जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब बिल्कुल सही जगह पर फिट हो रहा था। हाँ बेटा, तुम अचानक आ गए, उसने कहा, जैसे किसी मंद छात्र को डांट रहा हो। आमतौर पर हम देखते हैं कि कौन आ रहा है। वह थोड़ा आगे झुका। उसकी आंखें धुंधली थीं और पलकें नहीं झपक रही थीं। लेकिन घबराओ मत, उसने लगभग दिलासा देने वाले स्वर में कहा। लोगों का इस तरह रास्ता भटक जाना कोई नई बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि शायद तुम्हारे पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। इसीलिए अब मैं तय करूंगा कि तुम्हें हमेशा के लिए क्या करना होगा। उसने ये ऐसे कहा जैसे कोई स्कूल का मास्टर किसी छात्र को स्थायी बेंच अलॉट कर रहा हो। मुझे क्या करना होगा? मैंने गला सूखते हुए पूछा, मानो हर शब्द गले से कांटों की तरह निकल रहा हो। बहुत आसान है, वह मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे को मिठाई देने वाला हो। हम तुम्हें जमीन के नीचे ले जाएंगे, वहां जहां तुम्हारे सबसे गहरे डर से जन्मे प्राणी भोजन करते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा वही उनका भोजन बन जाएगी। उसके शब्दों ने जैसे मेरे रगों में बर्फ भर दी। भीषण गर्मी में भी मैं सिहर उठा। मुझे और कुछ समझ नहीं आया। बस एक बात समझ में आई, भागना है। मैं दौड़ा। फटी फटी जमीन पर झुलसती लपटों के बीच हर कदम पर पिघलती चट्टानों को पार करता रहा। मेरी छाती जैसे किसी भारी हथौड़े से दब रही थी, पर जितना भागता उतना ही महसूस होता कि वह आदमी वहीं है, मेरे बगल में। न भाग रहा था, न चल रहा था, बस मौजूद था, खामोश, स्थिर और घूरता हुआ, जैसे मौत खुद मेरा पीछा कर रही हो, लेकिन बिना किसी जल्दी के, क्योंकि उसे पता था कि अंत तय है। आखिरकार मेरा शरीर जवाब देने लगा। मेरी आंखें धुंधली होने लगीं, सांस उखड़ गई, और फिर मैं वहीं लौट आया, उसी इमारत की छांव में।
तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा। अब की बार होंठों पर एक बेहद हल्की कटाक्ष भरी मुस्कान थी। और तब मैंने नर्क का पहला नियम सीखा, कोई नहीं भाग सकता। लेकिन मैं यहां हूं ना, वरना मैं ये कहानी आपको कैसे सुना रहा होता। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा। शायद मैं बहुत किस्मत वाला था। शायद उन्होंने मुझे जाने दिया मजे के लिए। उसने एक बार फिर उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल अंधकार ने मुझे निगल लिया। जब होश लौटा तो मैं एक विशाल, घने और ठंडे भूमिगत तहखाने में था। हवा नम और भारी थी। मेरे सामने कोठरियों की अंतहीन कतारें थीं। हर एक में कैद एक इंसान, या कुछ ऐसा जो कभी इंसान रहा होगा। अजीब और भयावह प्राणी उन पर टूटे पड़े थे, दावत की तरह। उनके शरीर किसी भी तर्क से परे थे। घुमावदार आकृतियां, अनजाने रंग, विकृत स्वरूप, ऐसे रंग जो मेरी दुनिया में कभी नहीं थे। और फिर वो चीखें, वे चीखें जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकूंगा। क्यों? मैंने किसी तरह फुसफुसाकर पूछा, जैसे हम एक एक कोठरी के सामने से गुजर रहे थे। तुम्हारी आत्माएं बहुत शक्तिशाली हैं, उसने उत्तर दिया। अब वो बिल्कुल एक सरकारी अधिकारी जैसा लग रहा था जो फाइलें निपटा रहा हो। हम डर और पीड़ा से जीते हैं। अगर हम ऐसा न करें तो तुम्हारी धरती कभी अस्तित्व में नहीं रहती। यह एक सौदा है। तुमने वहां जीवन जिया और अब इसकी कीमत चुकाओ। तो कोई स्वर्ग नहीं है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। और भगवान? वह ठिठका, फिर सिर हल्का झुकाया। स्वर्ग नहीं है। और भगवान, उन्होंने तुम्हारी नस्ल को बहुत पहले ही छोड़ दिया। उन्हें अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। उसकी बातें मेरे भीतर ऐसे घुल गईं जैसे ठंडा ज़हर। मेरी आत्मा जमती जा रही थी। मैं अब जान चुका था, हम जो सोचते हैं मौत के बाद होता है, वह सब झूठ है। लेकिन घबराओ मत, वह आदमी अचानक बोला, और उसका स्वर किसी प्रेरणादायक वक्ता जैसा लग रहा था, मानो वह नरक में भी उम्मीद की कोई किरण दिखा रहा हो। हम आत्माओं को यूं ही बर्बाद नहीं करते, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। पहले उन्हें काम दिया जाता है, उन दीवारों को मजबूत करने के लिए जो तुम्हारी दुनिया को हमारी हकीकत से अलग रखती हैं। मैं कुछ कहने ही वाला था कि एक अजीब सी भनभनाहट मेरे कानों में पड़ी, जैसे बिजली के तारों के पास खड़े हो जाओ तो होती है। हमारी बगल में अचानक एक आकृति उभर आई। वह कोई व्यक्ति नहीं था, वह सिर्फ प्रकाश था। एक धड़कता हुआ, सांस लेता हुआ, अनगिनत परतों से बना शुद्ध उजाला। कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ एक मानवीय सिलहोट जो इतनी तीव्र चमक बिखेर रहा था कि उसे देखना आंखों को जलाने जैसा था। उसकी उपस्थिति में हवा ठहर गई। उस प्राणी की कोई सीमा नहीं थी, कोई दिशा नहीं, बस कंपन था, अस्तित्व था। वह चुपचाप हमारे सामने तैरता रहा। न उसने कुछ कहा, न हिला, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे वह उस सूट वाले आदमी से बातचीत कर रहा हो, किसी भाषा में जो मेरे लिए नहीं थी। कुछ पलों बाद वह वैसे ही अचानक गायब हो गया जैसे आया था। सूट वाला आदमी गहरी सांस लेकर मुस्कुराया और उंगलियां चटकाईं। पलक झपकते ही वह भीषण तहखाना गायब हो गया। अब हम एक ऊंची, वीरान कंक्रीट इमारत के भीतर खड़े थे। एक गलती हो गई है अचिन, उसने कहा। उसके स्वर में पहली बार कोई नरमी थी।
या शायद थकावट। क्या क्या हुआ? मैंने फुसफुसाया। तभी चारों ओर की दुनिया कांपने लगी, जैसे कोई अदृश्य तरल परत हिल रही हो। सब कुछ पिघलने लगा। दीवारें, फर्श, रंग, हवा, वास्तविकता अपने ही वजन में लहराने लगी। फिर मैं वापस विमान में था। नियम पुस्तिका मेरी मुट्ठी में कसकर फंसी हुई थी। वही युवक मेरी बगल में बैठा था। मुझे दूसरा मौका मिल गया था। इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला था। मैंने उसकी ओर न देखते हुए अपनी नज़रें मोड़ लीं। वह बेचैन हो गया। कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मैं अडिग रहा। फ्लाइट अटेंडेंट, फिर बाकी यात्री, सब चिल्ला उठे, पर मैं टस से मस नहीं हुआ। उनकी सामूहिक चीखों से मेरे भीतर कुछ हिलने लगा, पर मैं बस नीचे अपनी गोद में देखता रहा। फिर वह युवक अचानक झुक गया। उसका सिर मेरी गोद पर टिक गया। वह मुझे ऊपर देखकर मुस्कुराया, उस अजीब चेहरे से जो हर पल बदलता जा रहा था। अचिन, वह बोला, लेकिन वह उसकी आवाज़ नहीं थी। वह मेरी माँ की आवाज़ थी। फिर वह मेरे पिता की बन गई। फिर एक एक करके मेरे दोस्तों की। हर जानी पहचानी आवाज़ उस विकृत चेहरे से निकल रही थी। मेरी रूह कांप उठी। मैंने आंखें भींच लीं, सुनने से इनकार करता रहा। और तभी मुझे समझ आया, इन प्राणियों की मुझ पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। जब तक मैं उन्हें पहचान न दूं, जब तक मैं उन्हें अपनी सच्चाई में जगह न दे दूं। बाकी नियम आसान थे, बस एक को छोड़कर चेतना। चेतना अब भी वहां थी। वह आई, हमेशा की तरह, अपनी स्थिर खौफनाक मुस्कान के साथ। मैं उससे दूर भागने लगा और उसने मेरा पीछा करना शुरू किया। मैं दौड़ता रहा। विमान के तंग केबिन में अंतहीन चक्कर लगाता रहा, हर कोने, हर सीट से बचते हुए, हर उस जगह से दूर जहां अंधेरा मुझे निगल सकता था। मेरे पैर जलने लगे, मेरे फेफड़े जवाब देने लगे। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं लगभग बेहोश हो चुका था। और तभी कप्तान की आवाज़ गूंजी, लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। एक सर्द लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। यही था वह पल। नियम 9 और 10 मेरी स्मृति में अचानक किसी बिजली की तरह कौंधे। नियम 9, अगर आप चौथे घंटे के बाद भी बच जाते हैं तो आपको बाकी की उड़ान पीछा करने वाले से बचते हुए बितानी होगी। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पीछा करने वाला कौन है। नियम 10, कैप्टन विमान के उतरने की घोषणा करेगा। जैसे ही आप यह घोषणा सुने, बाहर निकलने के दरवाजे की तरफ बढ़ें और उसे खोलें। नियम 11, आप पाएंगे कि बाहर बस एक काला शून्य है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद जाइए। मेरे अंदर कोई चीख रहा था, अभी अभी दरवाजा खोलो, अब नहीं तो कभी नहीं। मैंने और कुछ नहीं सोचा। मैं उठा और बाहर के उस काले शून्य की ओर कूद गया। मैं शून्य में समा गया, अंधकार की गोद में। उसने मुझे वैसे ही लपक लिया जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को। चारों ओर सिर्फ काली लहरें थीं, गाढ़ी, मखमली, सांपों की तरह शरीर से लिपटी हुई। मैं गिरता रहा और गिरता रहा। तब कहीं दूर गहराइयों में एक बीप की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन लगातार। वह कोई सामान्य ध्वनि नहीं थी। मैंने उसे सुना, पहचाना, और फिर मेरी आंखें खुलीं। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था।
सिर से पांव तक पट्टियों में बंधा हुआ। डॉक्टरों ने बताया आप 3 मिनट तक मृत थे। आप पूछ सकते हैं क्या मैंने उन्हें बताया कि उन 3 मिनटों में मैंने क्या देखा? नहीं, वे विश्वास नहीं करते। कोई नहीं करेगा। साल बीतते गए, रिहैबिलिटेशन, दवाइयाँ, संघर्ष, सबका अंत यही कि मैं धीरे धीरे वापस जीवन की ओर लौटा। सब कुछ सामान्य हो गया जब तक वह नहीं आया। शनिवार की ठंडी शाम थी। मैं पार्क में धीरे धीरे टहल रहा था, दुर्घटना के बाद खोई ताकत को फिर से पाने की कोशिश में। और तभी मैंने उसे देखा, सड़क के उस पार। वही काला सूट, वही ठंडा निर्विकार चेहरा। वह शांति से खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर किए। कोई हिंसा नहीं, सिर्फ संवाद। मैं सिर्फ कुछ समझाना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज वैसी ही स्थिर और रहस्यमयी थी जैसे पहले थी। अचिन, तुम्हें नर्क नहीं जाना चाहिए था। वो तुम्हारा समय नहीं था। वह अब शिक्षक जैसा लग रहा था, पीठ के पीछे हाथ बांधे, जैसे कोई व्याख्यान दे रहा हो। हर आत्मा को मरने से पहले एक शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना होता है, उसने कहा। तुम्हारा वह विमान तुम्हारा शुद्धिकरण था। जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ लौट आया। वह अंधकार, वह नियमों की सूची, सरिता, चेतना, लाल आंसू। फ्लाइट अटेंडेंट ने गलती की थी, लेकिन उसने तुम्हें नियमों की सूची दी ताकि तुम लड़ सको, भाग सको। हम तुम्हें जबरदस्ती वापस नहीं ला सकते थे। यह तुम्हें खुद करना था। मैं कुछ बोल नहीं सका, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। मैंने तुम्हें नर्क में पाया था, अकेले। मैं तुम्हारी आत्मा को काम पर लगाने ही वाला था, लेकिन फिर आदेश आया, एक मौका और दो। और किसी चमत्कार से तुमने जीत लिया। तो अब? मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसने मुस्कुराया, धीमे शातिर अंदाज में। एक ऐसी मुस्कान जो चेतावनी जैसी लगती है। अब अचिन, तुम्हारा असली समय आ गया है, और जो अधूरा रह गया था, अब मैं उसे पूरा करूंगा। उसने ये इतने ठंडे और निश्चित स्वर में कहा कि मेरी हड्डियां तक जम गईं। मैं भागा, बिना पीछे देखे, बिना सोचे, बस दौड़ता रहा। लेकिन कहीं भीतर मैं जानता था, इस बार बचना मुमकिन नहीं। मौत किसी चेहरा बदलते प्रेत की तरह अब भी मेरा पीछा कर रही थी। और अगर आप ये सुन रहे हो, तो सिर्फ एक बात याद रखना, जब तक सांस चल रही है, उसे जी लो, क्योंकि जब वो क्षण आता है, वापसी का कोई दूसरा मौका नहीं होता।